नमस्कार साथियों। जैसा कि हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं, आज हम तीसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। जहाँ से हमने छोड़ा था, वो था कल मैं आपको बता रहा था कि हमने नेचुरल नंबर को 2 भागों में बाँटा था। नेचुरल नंबर देखिए ये 3 भागों में बाँटा। किसके आधार पर बाँटा था? फैक्टर के आधार पर। फैक्टर के बारे में भी मैंने बताया था कि फैक्टर क्या होते हैं। आप दोबारा 3 बार, 4 बार आप उस वीडियो को देखेंगे, तो आप जान पाएँगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आप इंग्लिश में लिखते हो, हिंदी में भी लिखें। तो क्लास बहुत स्लो हो जाएगी। जब मैं आपको बोलता हूँ हिंदी में मैंने कोई चीज़ बोल दी, तो आप उसको रोक-रोक कर धीरे-धीरे लिख सकते हैं। आपके पास ये फैसिलिटी आप एक वीडियो को कई बार देख सकते हैं। बोरिंग हो जाएगी क्लास, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी अगर लिखाने का काम ज़्यादा करवाएँगे तो। देखिए, जब हमने बात की थी नेचुरल नंबर्स को मैंने 3 भागों में बाँटा था फैक्टर के आधार पर। एक फैक्टर जिसमें हो ऐसी संख्या जिसमें केवल 1 फैक्टर होता है, वो 1 कह दी मैंने। ऐसी संख्या जिनमें केवल 2 फैक्टर होते हैं, उनको क्या कह दिया था? प्राइम नंबर्स। और ऐसी संख्याएँ जिनमें 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, उनको हमने क्या कहा था? कंपोज़िट नंबर। ऐसी संख्याएँ जिनमें 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, उनको कहा था कंपोज़िट नंबर। जैसे अगर हम बात करें, मैंने कहा था आपसे कि जैसे ये लिखा हुआ है 4, तो 4 में कौन-कौन से फैक्टर हैं? 1, 4, 2, 2। ये सेम है तो ओवरऑल फैक्टर इसमें 3 होंगे। ये लिखा हुआ है हमारे पास 1, 6, 2, 3। इसमें फैक्टर 4 हैं, इसमें इतने हैं, इसमें इतने हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। प्राइम फैक्टर कैसे होते हैं? उसमें केवल 2 फैक्टर होते हैं। एक तो वह संख्या इटसेल्फ एंड 1। ये संख्या है तो इटसेल्फ एंड 1। एक संख्या खुद और 1। एक संख्या खुद यानी 7 और ये 1। यानी प्राइम नंबर्स का मतलब क्या हो गया? नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर्स के बारे में हम लिखते हैं। देखिए प्राइम नंबर्स पे खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कौन-कौन से किस-किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, देखिए अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करें तो प्राइम नंबर का मतलब क्या हो गया? देखिए प्राइम नंबर्स का मैंने मतलब बताया था, नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स यानी कौन-कौन से? 1 एंड इटसेल्फ, 1 और एंड क्या है? इटसेल्फ। यानी ऐसी कोई संख्या जिसमें केवल 2 फैक्टर होते हैं। ऐसी कोई संख्या जिसमें केवल 2 फैक्टर होते हैं। एक तो वह संख्या खुद और 1। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 5, तो 5 की फैक्टर क्या हो गई? एक तो 5 हुआ खुद और एक क्या हो गया? 1। तो ये इटसेल्फ एंड 1, इसको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है ना? यानी ऐसी संख्याएँ जिनमें केवल 2 फैक्टर होते हैं, ऐसी संख्याएँ जिनमें केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वह संख्या खुद, उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके बाद अगर मैं बात करूँगा, तो इसमें प्राइम नंबर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो मैंने प्राइम नंबर्स के बारे में क्या कहा था कि प्राइम नंबर्स हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन, और भी आगे होंगी संख्याएँ, तो हम इसमें बात कर लेते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, अगर मैं ये सब लिखूँ तो 1 2 से ले यानी 1 से 100 तक कुल मिलाकर 25 अभाज्य संख्याएँ होती हैं। कुल मिलाकर नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितने होंगे? 25। यानी कुल मिलाकर 1 से लेके यानी पहला 2 होता है और लास्ट वाला कितना आएगा? 97। यानी इनकी कुल संख्या कितनी हो जाती है? 25। यानी 1 से लेके 100 तक 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर्स कितने होते हैं? 25। 2, 3, 5, 7, 11, 13, फिर 17, 19, फिर उसके बाद 23, फिर 29, 31, इस तरीके से होंगे। ठीक है ना? अब प्राइम नंबर्स के बारे में क्या कहें? कुछ प्रॉपर्टी होती है प्राइम नंबर्स की। क्या? द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, the smallest prime number is 2, the smallest prime number is 2।
आपने देखा था अभी मैंने जब ये लिखे हुए थे 2, 3, 5, 7, 11 और आगे, ठीक है ना। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। दूसरा मैंने बताया था द ओनली इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, द ओनली इवन प्राइम नंबर इज ऑल्सो 2। यानी हम कह सकते हैं कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है। इसके बाद हम कहें द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर इज 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। ये एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है वो क्या है 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड, ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड एक्सेप्ट 2, आर ऑड एक्सेप्ट 2। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं 2 को छोड़कर, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं 2 को छोड़कर, ठीक है ना। तो आप नोट कर सकते हैं इसे, यानी सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं 2 को छोड़कर। अब इससे रिलेटेड और क्या क्या बातें आती हैं उसको भी मैं बता देता हूं आपको। देखिए इन पर क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं उनकी भी डिस्कस करूंगा, आपको उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जो क्वेश्चन इन पे आए हुए हैं। देखिए हमने कहा कि इसमें हमने प्राइम नंबर्स, अब इसमें आता है रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। इसका मतलब क्या होता है, सापेक्षिक या आपेक्षिक भी कह देते हैं, सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं। देखिए सेट ऑफ टू नंबर्स, सेट ऑफ टू नंबर्स having HCF1, having HCF1, दो संख्याओं का एक ऐसा समूह जिनका HCF 1 हो, दो संख्याओं का एक ऐसा समूह, दो संख्याओं का एक ऐसा समूह जिनका HCF 1 हो, दो संख्याओं का एक ऐसा समूह जिनका HCF 1 हो, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मैंने कहा को प्राइम नंबर्स, इसके एग्जांपल लिख लेते हैं हम कुछ, इसके एग्जांपल क्या होते हैं। तो इसके एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि ये दो संख्याएं 2,3, इनमें कोई कॉमन फैक्टर है क्या, या हम ये कहें HCF1 का मतलब ये हो जाता है कि दो संख्याओं में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। HCF1 का मतलब क्या होता है, HCF1 का मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनमें क्या हो, ऐसी दो संख्याएं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो इसका मतलब 2 और 3 हो सकता है। मैंने कहा 11,12 भी हो सकता है, इनमें भी कुछ कॉमन नहीं। आपने कहा 11,13 हो सकता है, इनमें भी कोई कॉमन नहीं है, हो सकता है, ठीक है ना। ऐसी संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं। आपने कहा 21 और 22 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये लो। यानी दो संख्याएं सेट ऑफ टू नंबर्स हैविंग HCF1,
इसके बाद अगर मैं बात कहूं को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स यानी सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। देखिए अगर को प्राइम नंबर्स की अगर आप बात करेंगे तो इसमें क्या देखेंगे आप, इसको कहते हैं सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स। यानी अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं क्या होगा, तो 2,3, ठीक है ना, ये कह सकते हैं 5,7, हम कह सकते हैं 7,13, हम कह सकते हैं 13, मैंने कहा 29। तो ये सभी कैसी हैं, देखिए इन सभी में क्या है कि ये 2,3, ये 2 भी प्राइम नंबर है, ये 3 भी प्राइम नंबर है, 5,7 ये दोनों भी प्राइम है, ये 7,13 ये भी प्राइम नंबर है। तो ये क्या हो गया, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है, यानी अभाज्य संख्याओं का समूह। क्या है, अभाज्य संख्याओं का समूह। रिलेटिवली प्राइम नंबर्स का मतलब क्या हो गया, देखिए सेट ऑफ टू नंबर्स हैविंग एचसीएफ। ये आप इसमें एक कॉमन चीज क्या देखेंगे कि यहां भी दो संख्याओं का एचसीएफ 1 है, तो यहां भी दो संख्याओं का एचसीएफ 1 है। इसमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं, यानी दोनों का ही, चाहे आप रिलेटिवली प्राइम नंबर भी कहें तो उनका भी एचसीएफ 1 होता है और इनका भी एचसीएफ 1 होता है। इसलिए हमें लगता है कि ये दोनों एक ही चीज में थोड़ा सा अंतर है, ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है और इसमें ऐसी कोई बाधा नहीं है, इसमें केवल एचसीएफ 1 है। इसका मतलब ये सारी की सारी संख्याएं इसमें आ सकती है। देखो ये आया है 2,3, यानी हम कह सकते हैं ऑल को प्राइम नंबर्स आर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, यानी सभी सहअभाज्य संख्याएं सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी, मैंने बात की ट्विंस प्राइम, देखिए ट्विंस यानी जोड़ा होता है, तो जोड़े वाली प्राइम क्या होती है, जोड़े वाली प्राइम क्या होती है, तो हम कहते हैं सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस 2, हैविंग डिफरेंस 2। क्या है इसका मतलब, यानी दो ऐसी अभाज्य संख्याओं का समूह, दो ऐसी अभाज्य संख्याओं का समूह जिनका अंतर 2 होता है। जैसे हमने कहा कि ये लिखा हुआ है 3,5, डिफरेंस कितना है 2। मैंने कहा 5,7, डिफरेंस कितना है 2। 11,13, डिफरेंस कितना है 2। 17,19, डिफरेंस कितना है 2। इस तरीके से ये और भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ट्विंस प्राइम। ये क्या हो गया, ट्विंस प्राइम, यानी दो संख्याएं ऐसी, दो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर हो। जैसे 5 और 7 2 का अंतर है, 11 और 13 2 का अंतर है, 3 और 5 से 2 का अंतर है। ट्विंस प्राइम का मतलब ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका डिफरेंस कितना हो 2, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूंगा, देखिए ट्विंस प्राइम यानी जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो जिनमें 2 का अंतर हो। इसके बाद मैंने बात की परफेक्ट नंबर। देखिए परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर इसको भी हम पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या, ठीक है ना। यानी अगर मैं पहले आपको समझा देता हूं, ऐसी संख्याएं, देखिए ऐसी संख्या जैसे ये लिखा हुआ है 6, इसके फैक्टर क्या होंगे, 1,6 और 2,3, इसके फैक्टर कितने हैं, इसके फैक्टर है हमारे पास 4, तो इनको जोड़ दिया 1 + 2 + 3 और +6, इसको मैंने हटा दिया।
तो इनका सम कितना आएगा, इनको जोड़ के कितना आएगा 6। यानी ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टरों का योग सम ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू ये द नंबर्स। यानी अगर संख्या के फैक्टरों का योग उस संख्या के बराबर है तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर। उस संख्या को छोड़ के देखिए, यानी द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स इज द सम ऑफ ऑल द factors is equal to the number excluding itself thus the sum of all the factors is equal to the number। ये क्या है, यानी ऐसी संख्या जिसकी सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो। ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो, जो खुद वाला फैक्टर है उसे छोड़कर। जैसे मैंने आपसे कहा 6, तो 6 में फैक्टर कितने होते हैं, 1 2 3 4। तो ये तो संख्या का खुद ही एक संख्या है, ठीक है ना। तो इसको हमने छोड़ दिया, बाकी सबको जोड़ दिया। दूसरा एग्जांपल हम लिख सकते हैं, कौन सा है, 40। इसके फैक्टर देखेंगे, 1 गुना कितना आएगा 28, और 2 गुना 14, और 4 गुना 7। तो इसमें से किसको हटा देना है, केवल इसको, बाकी सबको जोड़ दो। 2 4 7 और ये 14, इनको जोड़ देंगे तो 28 आएगा। 7 और ये कितना है, 14 और 7 21, 21 और 4 25, 25 और 3 28। तो परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टरों का योग उस संख्या के बराबर होता है। ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टरों का योग उस संख्या के बराबर होता है, केवल एक फैक्टर को छोड़ दें, उस संख्या खुद है उस वाले फैक्टर को, ठीक है ना। ये आ गए हमारे पास परफेक्ट नंबर्स। अब मैं इस पर कुछ आए हुए, इस पर बेस्ड यानी प्राइम नंबर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन उठा लेता हूं, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, तो प्राइम नंबर पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए सुने, प्राइम नंबर पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, देखिए वो कौन कौन है, सुने। देखिए यहां कहा गया है आपसे, पहला प्रश्न लिखा हुआ है, इसमें बताया गया है, देखिए सीजीएल 17 में आया है, मेंस में आया था 2017। इसमें लिखा हुआ x, y एंड z आर प्राइम नंबर्स, एंड x y z equal 38। what is the maximum value of x, हिंदी में लिखिए, x y और z अभाज्य संख्याएं हैं। x y और z अभाज्य संख्याएं हैं और इनका योग 38 है, तो x का अधिकतम मान बताएं। ऑप्शन लिखे हुए हैं 19, 23, 31 और 29। हमसे कहा है x की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, x की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। देखिए ये तीनों कैसी हैं, अभाज्य संख्या। सबसे पहले हमने देखा कि ये हमें दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 38। क्यों हम ऑप्शन से चलें, सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है ऑप्शन में, हमें क्या दिख रही है 31।
तो x की जगह मैंने 31 को लिख दिया। तो अब यहां हमें कितना और चाहिए? अगर ये 31 है तो ये चाहिए 31 और 7 38। 31 और 7 38। तो y और z की वैल्यू कितनी चाहिए हमें? 7। y और z की वैल्यू अगर हमें 7 चाहिए, क्योंकि 31 और 7 कितना होगा? 38। तो आप इसको 5 कह दो और इसको 2 कह दो, या इसको 5 कह दो, इसको 2 कह दो, या इसको 2 कह दो और इसको 5 कह दो। तो आपने कहा ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 38। यानी x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो गई? 31। आप कहेंगे हम किसी और को 29 को ले सकते हैं ऑप्शन से क्यों जाए? तो हमें देखा कि वैसे हमें क्या है कि बनाना पड़ेगा। यहां अगर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है तो क्यों ना हम पहले, अगर ये नहीं होता, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आंसर नहीं होता, तो हम इसको चेक करते कि अगर ये 29 है तो फिर हमें दो संख्याओं का योग कितना लाना होगा? फिर 9। तो फिर यहां चेक करते, 7 और 2 चेक करते, 7 और 2 पे भी हो जाता है, ये 29 हो गया, एक 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 38। लेकिन हमें x की वैल्यू कैसी चाहिए? मैक्सिमम, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू चाहिए। तो इसका आंसर कितना हो गया हमारे पास? 31। क्या हो गया? यानी इस कंडीशन में इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 31। अगला देखिए क्वेश्चन। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो क्या है, यहां आपको बताया गया है, क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, n is the smallest three digit number three digit prime number, 3-digit prime number when n is divided by 13, then what will be the remainder? And what will be the remainder? What will be the remainder? ऑप्शन है 7, 8, 9 और ये 10। ये हमारे पास ऑप्शन है। हिंदी में लिखिए, n एक 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। n एक 3 अंकों की n एक 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। n एक 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जब n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा? जब n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा? देखिए, हमने कहा था आपसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो हमारे पास 100 होती है। 3 अंकों की ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है? 100। लेकिन 100 तो 2 से कट जाता है, 4 से कट जाता है, 5 से कट जाता है, यानी ये क्या है? ये प्राइम नहीं है। ये प्राइम नहीं है तो इसके बाद कौन सी संख्या आएगी? 101। 101 है, आप इसको 2 से नहीं काट सकते क्योंकि ऑड है। आप इसको 3 से नहीं काट सकते। अभी आपको पता चलेगा कि 3 का रूल होता है कि सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो ये हमारे पास है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम चेक करते हैं। इसको हम किस तरीके से चेक करते हैं, किसी भी संख्या को किस तरीके से चेक करते हैं कि कोई प्राइम है या नहीं है। जैसे ये लिखा हुआ था 101, इसको चेक करना है तो इसका नियरेस्ट स्क्वायर क्या होगा? इसके आसपास जो वर्ग होता है वो कितना होता है? इसके आसपास, तो इसके आसपास जो वर्ग होता है वो कितना होता है? 10 का वर्ग होता है 100, और उसके बगल में कौन है? 101। तो हमें ये संख्या है वो 10 तक, 1 से लेके 10 संख्याओं तक, 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तक डिवाइड करके देखना है। ये 101 को हम कहां तक डिवाइड करेंगे? 1 से लेके 10 तक 10 तक की संख्याओं से डिवाइड करेंगे। इस 101 को हम 1 से लेके 10 तक की संख्याओं से डिवाइड करेंगे। अगर ये 10 तक किसी भी संख्या से डिविजिबल होता है तो संख्या कंपोजिट होगी, और अगर 1 से 10 तक नहीं डिवाइड होता है तो ये संख्या क्या होगी? ये प्राइम होगी। तो आप यहां देखेंगे कि जैसे मैंने कहा ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो ये है हमारे पास स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। ये क्या है? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर।
3 डिजिट प्राइम नंबर, 3 डिजिट प्राइम नंबर, ठीक है ना। आप चेक कर लेना, 1 से लेके 10 तक संख्याओं से भाग देना, ये डिवाइड नहीं होगा। तो ये 3 अंकों की सबसे छोटी, ये 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब मैंने 100 कितने को 101 को 13 से डिवाइड किया, 13 गुना 7 कितना आएगा 91, शेषफल कितना बचेगा 10। तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा 10, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन जैसे आए होंगे वैसे ही क्वेश्चन मैं बताऊंगा, और उनको बढ़ा चढ़ा के बताना मेरा मकसद नहीं है, जो वास्तविकता है उससे परिचित कराना है। देखिए इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, ये भी लेटेस्ट ईयर में एसएससी सीजीएल ने पूछा है, द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, ऑल प्राइम नंबर्स, ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन बिटवीन 58 एंड 62 इज, यानी आपसे कहा है कि 58 और 62 के बीच की, 58 और 62 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताएं। 58 और 62 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताएं। 58 और 62 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताएं, यानी 58, 59, 60, 61 और ये 62। तो इनके बीच की संख्या, तो इसको और इसको तो हम काउंट कर नहीं सकते, इन तीनों का योग बताना है, इन तीनों का। तो इन तीनों में आप देख रहे हैं कि ये प्राइम नहीं है, इन तीनों में देख रहे हैं कि ये प्राइम नहीं है। तो 58 और 62 के बीच केवल 2 प्राइम नंबर है, कौन कौन सी, एक तो 59 और एक 61, यानी कितना आ जाएगा ये 120। इसके ऑप्शन भी बता देता हूं मैं, ये लिखा हुआ है 116, 114, 120 और 111, ये हमारे पास संख्याएं थी, आप नोट कर लें। तब तक एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। ऑप्शन लिखे हुए हैं हमारे पास 95, 96, 97 और 94। आपसे कहा गया है 100 से छोटी, 100 से छोटी सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या है। 100 से छोटी, 100 से छोटी सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं के बीच अंतर क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। यानी 100 से छोटी सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या है। तो आपने कहा 100 से छोटी है, तो 100 से छोटी है, तो मैंने बताया था कि 100 से छोटी सबसे ये क्या होगी, 2 अंकों की ये ग्रेटेस्ट है, ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। और सबसे छोटी संख्या क्या है, ये। तो इनका जो डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ जाएगा 95, इनका डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ जाएगा 95।
इनका डिफरेंस देखेंगे तो आ जाएगा 95। ये क्या है? ये 1 से 100 तक की सबसे बड़ी संख्या है जो अभाज्य। 1 से 100 तक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 1 से 100 तक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है, और जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो क्या है? 95। ठीक है, सॉरी ये 2 है और इनका अंतर कितना आएगा? 95। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे कहा इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए इसमें लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। आपसे कहा निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है? निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है? निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है? निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है? ये 4 ऑप्शन है। आपसे कहा है कि निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है? निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है? देखिए अभी मैं अभाज्य संख्या आपको पढ़ा रहा हूं, और इसमें क्या है, देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो मैंने आपको अभी डिविजिबिलिटी रूल तो बताया नहीं, अब आगे पढ़ाऊंगा। सारी चीजें एक दिन में पढ़ाई नहीं जा सकती, किसी न किसी सीक्वेंस से ही पढ़ाना होता है। तो अभी डिविजिबिलिटी रूल का इसमें सहारा लेते हैं इसको चेक करने के लिए। जैसे हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, यानी इसमें 3 तो कैसी होंगी? प्राइम होंगी, एक प्राइम नहीं होगी। यानी कौन सी अभाज्य नहीं? नॉट अ प्राइम नंबर। तो हमने इसको देखा कि ये प्राइम है या नहीं है। तो प्राइम नंबर देखने के लिए किसके नजदीक है? ये 14 के नजदीक है। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 96। यानी इस संख्या को हम 1 से लेके 14 तक ही डिवाइड करेंगे। 97 को 1 से लेके 14 तक किसी भी संख्या से अगर डिवाइड होती है, किसी भी संख्या से अगर ये डिवाइड होती है, तो इसका मतलब क्या होगा? किसी भी संख्या से अगर 1 से लेके 14 तक की किसी भी संख्या से डिवाइड होती है तो ये नॉट प्राइम हो जाएगा, यानी कंपोजिट हो जाएगा। इसके अंकों का योग कितना है? देखिए पहले तो ये ऑड नंबर है, तो हमें 1 से लेके, यानी 2 से नहीं डिवाइड कर सकते, 4 से, 6 से, 8 से, यानी इसको डिवाइड करना है 3, 5, 7, 9, 11 और 13। किसी भी इवन नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ऑड नंबर को कोई भी इवन नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है कि किसी भी विषम संख्या को कोई सम संख्या कभी भी पूरी तरह विभाजित नहीं कर सकती। ये 3 से नहीं कटता, क्योंकि 3 का नियम होता है अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए। इनके अंकों का योग कितना है? 10 और 7 17। 3 से नहीं कटेगा तो 9 से भी नहीं कटेगा। 5 से कटने के लिए संख्या के लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, तो ये 5 से भी नहीं कटेगा। 11 से कटने का नियम लग रहा है, तो 11 से, हालांकि मैंने अभी आपको बताया नहीं है, लेकिन इसके बाद वाली क्लास में मैं डिविजिबिलिटी ही पढ़ाने वाला हूँ। 7 से डिवाइड करके देखने, 7 दूने 14, फिर कितना बचेगा? 5। 7 से भी नहीं कटना है। 13 गुना 1 13, फिर कितना बचेगा? 13 अगर इसमें से कम कर दें तो 6 बचेगा, ये 13 से। तो ये तो क्या है? प्राइम। और हमें क्या ढूंढना है? नॉट प्राइम। इस ऑप्शन पे जाते हैं तो ये 300 है, हाँ है ना? तो इसको हम 17 तक डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि इसका नियरेस्ट कितना होता है? 289, 17 का स्क्वायर होता है। फिर हम इसमें देखेंगे इसके अंकों का योग कितना है, तो इसके अंकों का, पहले तो ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो किसी भी इवन नंबर से डिवाइड करके नहीं देखेंगे, क्योंकि किसी भी इवन नंबर से, यानी कोई भी विषम संख्या किसी भी सम संख्या से पूरी तरह विभाजित नहीं हो सकती। अब हम चेक क्या करेंगे? 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और ये कितना है? 17 तक ही चेक करना है। इसके अंकों का योग 7 है, तो ये इससे नहीं कटेगा, इससे नहीं कटेगा, इससे नहीं कटेगा, क्योंकि ये 3 के डिविजिबल हैं सभी। इसके लास्ट में कितना है? 0 और 5 होता तो 5 से कट जाता है, ये डिविजिबिलिटी का रूल है। तो हम यहाँ से देखें, 7 से काट के दें, 7 गुना 4 28, फिर कितना बचेगा? 3 बचेगा, 7 से भी नहीं कट रहा है। 11 से चेक करेंगे तो 11 का भी रूल लगाएंगे तो 11 से भी नहीं कट रहा है। 13 दूने 26, 26 फिर कितना बचेगा? 5, 13 से भी कैंसिल नहीं हो रहा है। अब 17 से कैंसिल करेंगे तो 17 गुना 1 17, और फिर बचेगा 14। 17 गुना 1 17, तो ये बच जाएगा 14, और 17 के में 143 कहीं नहीं आते, तो ये भी क्या हो गया? ये भी प्राइम है। इसको मैं देखने की कोशिश करता हूं
तो इनके अंकों का योग कितना हो रहा है? तो ये हो रहा है 7 और ये 16। ये कितना? 9 और 3 12, 12 और 4 16। इसके अंकों 10 और 3 13। इसको चेक करेंगे तो इसकी ये कहां तक है? 324 होता है। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। और इसको 20 तक डिवाइड करेंगे, 20 तक। तो इसको किस संख्या से डिवाइड कर सकते हैं? तो हमने कहा 3 5 7 9 11 13, ये फिर 15 17 19। आप जानते हैं इसके अंकों का योग 16 हो रहा है, तो ये 3 का मल्टीपल नहीं हो सकता। तो 3 का मल्टीपल नहीं हो सकता। फिर आपने कहा इसके लास्ट में 0 नहीं है, तो 0 और 5 होता तो 5 से डिवाइड हो जाता। 7 से 7 गुना 6 42, 1 नहीं कैंसिल हो रहा है। 11 से इसको कैंसिल करते हैं तो 11 को मतलब होता है ये कितना हो रहा है? 9 3 13 नहीं कटेगा। 11 से 11 गुना 3 33, 10 बचेगा। 13 से कैंसिल करेंगे, 13 गुना 3 39, कितना बचेगा? 4 49 नहीं कैंसिल हो रहा है। 17 दूने 34, 17 दूने 34, फिर कितना बचेगा? ये 9, 17 से भी कैंसिल नहीं हो रहा है। अब 19 गुना 19 दूने 38, 38 तो 5 बचेगा, तो 19 से। तो ये भी प्राइम है। अब आपने ये देखा कि ये पहली तीनों प्राइम हो गई, तो ये नॉट प्राइम होनी ही चाहिए। अगर हमने देखा कि ये नॉट प्राइम होनी ही चाहिए, ये क्वेश्चन मैं पहले बता रहा हूं, क्योंकि अब मैं यहाँ प्राइम नंबर्स की बात कर रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ बताना पड़ा। नहीं तो अगर आपको मैं डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा देता तो ये जल्दी हो जाता। यहाँ अगर हम कहेंगे इसको, ये 324 है, तो इसको हम कहाँ तक? 361 यानी 19 तक चेक कर सकते हैं। तो वही 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19 तक करना है। 19 भी लिख लो। इनके अंकों का योग कितना हो रहा है? 10 और 3 13, इससे और इससे नहीं कैंसिल होगा। 5 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में इतना है। 7 से करते हैं, 7 गुना 5 35, कितना बचेगा फिर? 4, 7 से भी कैंसिल नहीं हुआ। 11 से कैंसिल करें, 11 गुना 3 33, फिर 6 बचेगा, नहीं कैंसिल होगा। 13 गुना 3 39, नहीं कैंसिल हो रहा है। 17 गुना ये हो जाएगा, देखो 17 से कैंसिल हो रहा है। 17 दूने 34, 17 गुना 3 51, यानी ये नंबर क्या हो गया? नॉट प्राइम। ठीक है ना? ये नंबर हो गया हमारे पास नॉट प्राइम। इसमें थोड़ा सा वक्त इसलिए लगा क्योंकि मैंने अभी आपको डिविजिबिलिटी नहीं पढ़ाई है। इस क्लास के बाद में जो मैं पढ़ाऊंगा वही डिविजिबिलिटी है। इस क्लास के मैं बाद डिविजिबिलिटी आपको पढ़ाऊंगा। तो ये प्राइम नंबर्स पे मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए। आगे इसकी आगे बात करते हैं। आशा करता हूं कि आपको बेहतर लग रहा होगा। अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैंने आपसे बताया है कि रोज क्लास का जो टाइम है, मैं हर हाल में आपको 7 से 8 बजे के बीच में रोज क्लास उपलब्ध करा दूंगा। बच्चे पूछते रहते हैं कमेंट्स करके कि क्लास का एक्चुअल टाइम क्या है, एक्चुअल टाइम क्या है। तो अभी जो क्लास आपको मिलेगी वो इवनिंग में 7 से 8 के बीच में आपको उपलब्ध हो जाएगी। जैसे जैसे थोड़ी बहुत कंडीशन सुधरेंगी तो हम क्लास का जो भी शेड्यूल है और जो कुछ बदलाव होगा मैं बता दूंगा। एक काफी बच्चे फोन कर करके ऑफिस के नंबर पर पूछ रहे हैं कि जो हमारा बादाम सिंह क्लासेस का जो ऐप है, जो पेड स्टूडेंट हैं जिन्होंने फीस भरी हुई है, वो कैसे उनकी क्लास खुलेगी। तो जो भी बच्चे हमारे ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट हैं, उनको हम मोबाइल एप्लीकेशन पे क्लास कैसे उपलब्ध कराएंगे, इसके लिए आपको वेट करना होगा जब तक लॉकडाउन में थोड़ी बहुत छूट नहीं होती। ऑफिस खोलने की जब तक हम लोगों को अनुमति नहीं मिलेगी, तब तक हम आपको किसी भी हाल में ऐप पर क्लास नहीं दे सकते। और ऐप पर क्लास नहीं दे सकते, आपकी पढ़ाई जारी रहे, इसीलिए मैं आया हूं आपको कि तब तक मैं आपको क्लासरूम की तरह ही मैं यहाँ से आपको पढ़ाता रहूं। आशा करता हूं कि आपको चीजें बेहतर लग रही हों। देखिए अब इसके आगे चलते हैं। अगर आपको लगता है कि क्लास आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। देखिए, इसके बाद हमने कहा, ये तो हमने देखी जो ट्री बनाई थी। अगर मैं थोड़ी देर के लिए समझा दूं कि जो मैंने ट्री बनाई थी, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर था, ठीक है ना। अब मैं इसको छोटा छोटा लिख रहा हूं कि पहले आप बना चुके हो सब, ठीक है ना। ये कॉम्प्लेक्स था, इसको दो भागों में, एक तो इमेजिनरी और दूसरा क्या था? ये रियल, ठीक है ना। ये जो पहला है, जो पहली क्लास थी उसमें ये बताया था, और ये काल्पनिक संख्या, ये सब जानकारी मिल जाएगी। फिर इसको मैंने कहा था यहाँ ये रेशनल था, ये सारी क्लास में वहां बताया, और ये क्या था? रेशनल था। मैंने कहा रेशनल इरेशनल के बारे में मैंने छोटी सी जानकारी आपको दी थी, केवल और केवल कितनी दी थी?
ऐसी संख्या जिन्हें P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें वो क्या कहलाएगा, रैशनल, और जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाए वो इरेशनल। फिर मैंने इसको और बना दिया था, इसको और बांट दिया था, ये फ्रैक्शन था, ठीक है ना, और ये क्या था, इंटीजर, ये इंटीजर था। फ्रैक्शन को हमने 3 भागों में बांटा था, 1, 2 और 3। इन 3 भाग क्या थे, 3 भाग जो भी थे हमारे, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इंटीजर को मैंने 2 भागों में बांट दिया था, किस किस में, ये मैंने कहा था आपसे होल नंबर, और ये कहा था मैंने क्या, नेगेटिव इंटीजर्स। फिर मैंने होल नंबर्स को 2 भागों में बांट दिया था, एक तो 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स। और पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या कह दिया था, ये नेचुरल नंबर्स। इसको क्या कह दिया था, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को मैंने 2 तरह से बांट दिया, एक तो डिविजिबिलिटी के आधार पर और एक फैक्टर्स के आधार पर। एक तो डिविजिबिलिटी के आधार पर और एक फैक्टर्स के आधार पर। तो हमने इस नेचुरल नंबर को 2 भागों में बांटा था, पहला डिविजिबिलिटी और दूसरा फैक्टर। ये फैक्टर के आधार पर 3 में और डिविजिबिलिटी के आधार पर 2 में, यानी यहां निकले थे इवन और ऑड, इवन और ऑड, और यहां निकले थे इकाई, प्राइम और कंपोजिट। तो इस तरीके से हमने इस पूरा, हमने इवन ऑड पढ़ लिए, और ये फैक्टर के आधार पर प्राइम और कंपोजिट नंबर पढ़ लिए। और एक एक के बारे में मैंने बताया था, ना तो ये कंपोजिट है ना ही प्राइम है। नेचुरल नंबर्स पढ़ लिया, पॉजिटिव इंटीजर्स बता दिया, और ये 0 बता दिया आपको, होल नंबर्स बता दिए, नेगेटिव इंटीजर्स बता दिए। यहाँ थोड़ा सा रह गया है कि रैशनल और इरेशनल को थोड़ा सा और बताने की जरूरत है, रैशनल और इरेशनल को थोड़ा सा और समझाने की जरूरत है। तो इसमें मैं क्या बता रहा हूं, देखिए हमारे पास डेसिमल होते हैं 2 तरीके। देखिए डेसिमल, देखिए डेसिमल, डेसिमल यानी दशमलव। दशमलव को मैंने 2 भागों में बांट दिया। दशमलव, दशमलव हमारे 2 तरीके के होते हैं। पहला क्या होता है, देखिए दशमलव को मैंने 2 भागों में बांट दिया। ये क्लियर करेंगे कि प्राइम नंबर एक्चुअल में रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है। जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो डेसिमल से बताता है कि ऐसी संख्याएं जिनमें टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होता है उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्याएं जिनमें डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। तो यहां मैंने 2 भागों में बांटा, फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल, यहां इसको मैंने बांटा इनफाइनाइट और नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल, देखिए इसको कहते हैं शांत दशमलव, इसको कहते हैं शांत दशमलव। मैं आपको पूरी तरह से डिटेल में बताऊंगा कहां क्या क्या। इसको कहते हैं अशांत दशमलव, ठीक है ना। ये क्या हो गया, अशांत दशमलव। शांत दशमलव कैसा कैसा हो सकता है, जैसे मैंने कह दिया ये लिखा हुआ हमारे पास 5/2, ये शांत हो गया 2.5। मैंने कह दिया 5/4, ये भी शांत हो गया 1.25 हो गया। अगर मैंने कहा 5/8 कर दिया तो ये भी क्या आएगा, ये आ जाएगा 0.625, ठीक है ना। 8 गुना 6 48, 2 बचेगा, 8 दूने 16 और 8 गुना 5 40। तो आप देख रहे हैं कि ये दशमलव के एक स्थान के बाद रुक गया, शांत हो गया। ये दशमलव के 2 स्थानों के बाद रुक गया, और ये दशमलव के 3, यानी ये शांत हो रहा है। समय कितना भी लग जाए लेकिन ये क्या हो रहा है, शांत। इसलिए इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या है हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो कैसा है, देखिए
इसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को मैंने दो भागों में बांटा है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को मैंने दो भागों में बांट दिया। देखिए, ये कहा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। और ये जो वाला है इसको मैंने कह दिया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसको कहते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव, और इसको हम कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है ना? यानी हमने क्या है कि इसको दो भागों में बांट दिया। देखिए, पहला हमने कहा था दशमलव को दो भागों में बांट दिया, फाइनाइट यानी शांत हो जाता है, और इनफाइनाइट यानी अशांत। अशांत के दो टुकड़े हो गए, एक तो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, और ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसमें अगर मैं देखता हूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसके भी मैंने दो भाग कर दिए, इसको भी मैंने दो भागों में बांट दिया। इनको कहते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल, प्योर रिकरिंग डेसिमल, और इसको कहते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल यानी ये हो गया शुद्ध आवर्ती दशमलव। ये क्या हो गया? शुद्ध, बिल्कुल बिना मिलावट वाला शुद्ध आवर्ती दशमलव। और ये क्या हो गया? मिश्रित आवर्ती दशमलव। ये हो गया मिश्रित आवर्ती दशमलव। ये शुद्ध हो गया और ये मिश्रित हो गया। अब आपने कहा ये रिकरिंग क्या होता है? जैसे मैंने ये लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ हमारे पास 20.3। अगर ये 20.3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? 20.3, 6 गुना 3 18, कितना बचेगा? 2। 6 गुना 3 18, 6 गुना 3 18, 6 गुना 3 18। देखो ये 20 है, इसको भाग देंगे हम कितने से? अगर इसको 3, 6 गुना 3 18, तो 6 गुना 3 18, तो ये आ गया, फिर कितना बचेगा? 2। भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगा दिए, फिर क्या आएगा? 6 गुना 3 18, 6 गुना 3 18। यानी 20/3 को आप देखेंगे तो ये रिपीटेशन है कि नहीं? तो दशमलव के तुरंत बाद रिपीटेशन है, तो ये दशमलव 6 है, इसको मैं लिख सकता हूं दशमलव 6 का बार। यानी जो संख्या रिपीट होती है उस पर हम बार लगा सकते हैं। तो जब क्या है कि दशमलव के तुरंत बाद रिपीटेशन होने लगे, दशमलव के तुरंत बाद रिपीटेशन होने लगे, चाहे 1 अंक का, चाहे 2 अंक का, चाहे 3 अंक का, या 3 से ज्यादा, जब दशमलव के तुरंत बाद, डेसिमल पॉइंट के तुरंत बाद अगर रिपीटेशन होता है तो उसको कहते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल। और अगर दशमलव के तुरंत बाद रिपीटेशन नहीं होता तो उसको कहते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। जैसे मैंने यहां लिखा हुआ कि ये लिखा हुआ है हमारे पास 1.666, इस तरीके से, और डॉट डॉट, इसको लिख सकते हैं 1.6 का बार। मैंने लिखा कि ये लिखा होगा हमारे पास 1.23, तो इसको लिख सकते हैं 1.23 का बार। यानी यहां एक अंक का रिपीटेशन है, यहां दो अंकों का, लेकिन दशमलव के तुरंत बाद रिपीटेशन है। तो दशमलव के अगर तुरंत बाद रिपीटेशन होता है उसको हम कहते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है परीक्षाओं में, स्टेट गवर्नमेंट की परीक्षाओं में, जैसे पीईवी है, मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में पूछा हुआ है कि प्योर रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल क्या होता है। तो देखो कितना अंदर, पहले डेसिमल को भी ये यहां जाके प्रश्न पूछा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये मैं वैसे ही कहानियां सुना रहा हूँ, ये सारी चीजें काम की हैं। और रैशनल और इरेशनल का जो वास्तविक डिफरेंस अगर आपको समझना है तो वो यहीं से समझा जा सकता है।
तो आपने कहा शुद्ध आवर्ती दशमलव का दशमलव के तुरंत बाद रिपीटेशन हो, चाहे वो 1 अंक का हो, चाहे 2 अंक का हो, या 2 से ज्यादा का हो। मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल क्या होता है? जैसे ये लिखा हुआ 1.23333, तो इसको लिखने का तरीका, और ये आगे भी है, तो 1.2 का रिपीटेशन है, नहीं है, 3 का रिपीटेशन है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इस तरह से, यानी 3 पर बार, जिसका रिपीटेशन है उसका बार। हो सकता है ये लिखा हुआ हमारे पास 1.12 और ये 3 ये क्या हुआ? 1.12 और फिर कितना है? 2 स्थानों के बाद। तो यानी दशमलव के तुरंत बाद रिपीटेशन ना हो, जैसे तुरंत बाद 2 आ गया, उसके बाद रिपीटेशन हुआ, इसके 2 संख्याएं, उसके बाद रिपीटेशन हुआ। तो जब दशमलव के तुरंत बाद रिपीटेशन ना हो, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। ऐसी संख्याओं को हम मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा इसमें कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं। ये देखिए, अब इनकी बात कर लेते हैं। इनकी अगर हम बात करें तो जैसे मेरे पास है ये, देखिए कि जैसे मैंने आपसे कहा कि √2, ऐसी संख्याएं जिसमें कैसा हो कि नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिपीटिंग। √2 की वैल्यू आपको याद होगी बहुत सारे बच्चों को। मैं आपको इसको याद करने के लिए नहीं कह रहा हूं, इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है उस पे हम जा रहे हैं। अगर मैं √3 की वैल्यू देखूं, ये जो पाई होता है जिसे आप 22/7 कहते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है? 3.1415 और ये आगे कुल मिलाकर ऐसी संख्याएं जिनमें कहीं भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो ऐसे दशमलव जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, ऐसे दशमलव जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग भी है, उन्हें हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। और इन्हीं को कहते हैं, ये जो हमारे पास ये वाला हिस्सा है, ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स हैं। यही हमारे पास क्या है? ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं का मतलब क्या हो गया? अपरिमेय संख्याओं का मतलब हो गया कि ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद ना तो शांत होती हैं और ना ही रिपीट होती हैं। ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद ना तो शांत होती हैं ना ही रिपीट होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो जैसे √2 है, √3 है, पाई है, यानी ऐसा वो संख्याएं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। रूट के अंदर ऐसी संख्याएं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो सभी की सभी संख्याएं कैसी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। उनका अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी क्या? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। यहां मैंने कहा कि ये बात बताने वाली है, जैसे मैं अगर मैं 22/7 की वैल्यू देखूं, तो 22/7 की वैल्यू देखें, ये आपने नोट कर लिया होगा। अगर ये जो प्योर रिकरिंग डेसिमल में अगर मैंने कहा 22/7 की वैल्यू मेरे पास क्या है, तो मैंने 22/7 की वैल्यू अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.142857, 142857। इसको लिख सकते हैं 3.142857 का बार। तो ये प्योर रिकरिंग डेसिमल है। 22/7 क्या है? प्योर रिकरिंग डेसिमल। और ये सभी संख्याएं हैं, ये जो सभी संख्याएं यहां से लेके यहां तक की, ये सारी की सारी संख्याएं, ये पूरी की पूरी संख्याएं, इनको क्या कहेंगे हम? ये पूरी की पूरी संख्याएं, उनको रैशनल नंबर कहेंगे। ये हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर्स, परिमेय है। तो एक्चुअल में परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, वो यहां से पता चलता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वो यहां से पता चलता है कि परिमेय संख्याओं का मतलब क्या है कि ऐसी संख्याएं जिनमें या तो कैसा हो? दशमलव शांत हो या रिपीटिंग हो। ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव या तो शांत हो या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो। यहां भी रिपीटिंग है, वहां भी रिपीटिंग है, तो ऐसी संख्याओं को रैशनल नंबर कहते हैं। और ऐसी संख्याएं
जिनका दशमलव ना तो टर्मिनेटिंग हो, ना तो शांत हो और ना ही रिपीट हो, वैसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? तो वैसी संख्याओं को हम कहेंगे अपरिमेय संख्याएं। ठीक है ना? तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में हमने इतना जाना। ठीक है, आशा करता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और आप समझ पा रहे होंगे। मैं एक बार फिर बता देता हूं, डेसिमल पॉइंट का मतलब क्या हो गया। दशमलव दो तरह के होते हैं, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव को दो भागों में बांटा। अशांत दशमलव ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग को दो भागों में, प्योर रिकरिंग डेसिमल और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। ऐसे डेसिमल जो क्या है कि दशमलव के तुरंत बाद रिपीटेशन करते हैं, चाहे एक अंक का, दो अंक का, 10 अंकों का। देखिए यहाँ एक अंक का रिपीटेशन है, यहाँ दो अंकों का रिपीटेशन है, यहाँ 5 अंकों का रिपीटेशन है। तो ऐसे यहाँ 6 अंकों का रिपीटेशन है, 2 4, और ये लिखा हुआ है 1 4 2 8 5 7, 6 अंकों का रिपीटेशन है। तो ये प्योर रिकरिंग डेसिमल है, 6 अंकों का हो, 2 अंकों का। ऐसी संख्याएं जो दशमलव के तुरंत बाद रिपीट नहीं होती, उनको क्या कहते हैं? मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। ऐसी संख्याएं हैं जो इन नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग है, इन संख्याओं को कहते हैं। ऐसी संख्याओं को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर हमें इस तरह का कोई अगर दशमलव दिया है तो उसको आप फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं बदल सकते। थोड़ी सी बात मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ी सी। देखिए, मैंने आपसे कल पूछा था कि क्या लंबा वीडियो बनाया जा सकता है, तो आप लोगों ने कहा था, मैक्सिमम बच्चों ने, कि बनाया जा सकता है, हमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ना? तो अगर मैं यहां से अगर बात करता हूं कि ये लिखा हुआ है हमारे पास, पाई की वैल्यू मैंने देखी कि पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14159265 एंड सो ऑन। 22/7 की वैल्यू मैंने देखी कि ये लिखा हुआ है 3.142857 142857 एंड ये। तो मैंने यहां देखा कि पाई की वैल्यू जो है, अभी तक हम जो पढ़ते आए हैं वो हमसे बचपन से कहा गया है कि पाई बराबर 22/7। देखिए, जो जरूरी बात है वो क्या है, हमसे कहा जाता है कि पाई बराबर क्या होता है? 22/7। लेकिन आज मैं ये कहूं आपसे कि ऐसा नहीं होता है। ये जो पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, पाई की लगभग वैल्यू है 22/7। आप देख रहे हैं कि ऐसा बराबर क्यों कहते हैं? क्योंकि पाई की वैल्यू और 22/7 की वैल्यू दशमलव के दो स्थानों तक एक जैसी है, यानी दशमलव के दो स्थानों तक बराबर है। दशमलव के दो स्थानों तक पाई और 22/7 समान है, इसलिए हम पाई को 22/7 के बराबर कह देते हैं, जबकि वास्तव में पाई 22/7 के बराबर नहीं होता है। पाई और 22/7 की लगभग वैल्यू बराबर होती है। ये पाई की वैल्यू है, ये 22/7 की वैल्यू है। पाई की भी अपनी अलग कहानी है कि पाई को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। हजारों सालों से पाई की वैल्यू को निकाली। मेरे पास तो एक किताब है, द हिस्ट्री ऑफ पाई, उससे मैंने पाई के बारे में जाना कि विभिन्न जो शोध हुए, विभिन्न जो गणितज्ञ हुए, उन्होंने पाई को किस किस तरीके से रिलेट किया। तो आप यहां जान लें कि पाई और 22/7 की वैल्यू बराबर नहीं होती। पाई क्या है? तो पाई के बारे में हम कहेंगे ये एक इरेशनल नंबर है। पाई क्या है? ये इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। और 22/7 क्या है? ये परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है ना? क्वेश्चन आया हुआ है, विच वन इज करेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? पाई रैशनल है या इरेशनल है? तो हमें पता है कि पाई रैशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, और 22/7 क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है ना? तो ये आपने पाई और 22/7 के बारे में जाना। रैशनल और इरेशनल के बारे में एक बात और मुझे बतानी थी कि अगर आपसे कोई कहता है रैशनल नंबर, देखिए रैशनल नंबर्स परिमेय संख्या है। अगर आपसे कोई कहता है कि 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या बताओ, आपसे कहा है 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या बताओ, तो आप रैशनल नंबर 2 और 3 के बीच का जो रैशनल नंबर आप क्या करेंगे? 2 + 3/2। यानी किन्हीं दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या बताने के लिए x और y के बीच परिमेय संख्या बताना है, तो क्या करेंगे? x और y को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है ना? अगर मैं कहूं कि x और y के बीच इरेशनल नंबर बताना है,
अगर x और y के बीच अगर आपसे कहा जाए कि इरेशनल नंबर बताना है, कि इरेशनल नंबर किन किन के बीच में, x और y के बीच में, तो वो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स वाई। याद रहे, ऐसा नहीं कर देना कि ये लिखा हुआ है 4 और ये लिखा हुआ है 9, तो ये कितना आ जाएगा 36, और 36 का मतलब क्या होगा 6, और 6 हमारे पास क्या है, इवन नंबर। यानी ये 2 और 3 ऐसी संख्याएं होनी चाहिए, ये x और y ऐसी संख्या होनी चाहिए जिनका गुणनफल परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ये ए और बी, अगर आपने कहा कि ये 36 तो हो रहा है, तो 36 का अगर ये 4 और 3 के बीच में आपसे कहा है, 4 और 9 के बीच में, तो ये तो क्या है, रैशनल हो गया। तो इसमें क्या कर दो आप, ये तो ये हो जाएगा। यानी 36 का क्यूब रूट है वो क्या आएगी, 36 का क्यूब रूट है वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। दो संख्याओं के बीच इरेशनल निकालना है तो दोनों का गुणनफल करके क्या लगा दो आप, क्यूब स्क्वायर रूट कर दो। स्क्वायर रूट में मान लीजिए अगर परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है तो नहीं करो, तो फिर आप क्यूब रूट लगा दो। जैसे मैंने कहा 2 और 3 के बीच, 2,3 के बीच निकालना है तो कैसे निकालेंगे, रूट ऑफ 2 इंटू 3, यानी कितना आएगा 6। और रूट ऑफ 6 क्या है, रूट ऑफ 6 एक इरेशनल नंबर है। रूट ऑफ 6 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। आज की क्लास को यही विराम देना चाहिए, क्योंकि क्लास का ड्यूरेशन लगभग 1 घंटे होने को होगा, ठीक है ना। तो मैं आपको ये क्लास जब तक लॉकडाउन है तब तक तो पक्का पढ़ाता ही रहूंगा। उसके बाद में 3 तारीख के बाद में क्या होगा, उसके बाद की परिस्थितियों के बाद 3 तारीख के बाद ही डिस्कस करें तो अच्छा है। आपके कई तरह के प्रश्न होते हैं जो मुझे जरूरी लगते हैं कमेंट्स सेक्शन में, उनके मैं जवाब देता हूँ। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में मेरे पास कुछ मुझे नहीं पता है कि लॉकडाउन कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि 3 तारीख तक मैं पक्का पढ़ाऊंगा। तब तक मुझे कोई रुकावट नहीं है, मैं इवन संडे को भी आपको वीडियो, कल भी वीडियो, और इसके बाद जो वीडियो है वो बहुत मजेदार होने वाला है। मैं उसमें जो डिविजिबिलिटी पर बेस्ड वीडियो है और उसमें मैंने काफी मेहनत की है। आप आगे कल की क्लास, कल संडे भले ही है लेकिन क्लास आपको 7 बजे से 8 बजे के बीच में आपको एक बार फिर मिल जाएगी। आप पढ़ते रहें, खूब मेहनत करें और इस लॉकडाउन का खूब फायदा उठाएं। जितना समय है उतना पढ़ें, खुश रहें। बाय बाय, टेक केयर।